सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति बाला। आज मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊँगी। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, बच्चे पूछते भी हैं कि मैम बोली और भाषा में क्या अंतर है, या बोली, उपभाषा और भाषा में क्या अंतर है। तो आज हम इस अंतर को ही समझेंगे कि किसे बोली कहते हैं, किसे उपभाषा कहते हैं, किसे भाषा कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये भी हम जानेंगे। बच्चे पढ़ते समय जब बोली पढ़ते हैं, उपभाषा पढ़ते हैं और भाषा पढ़ते हैं, तो जो थोड़े थोड़े अंतर इनमें हैं, उनमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बोली, उपभाषा और भाषा में क्या मुख्यतः अंतर है, इसे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बोली क्या है, ठीक है। तो किसी भी भाषा को जब किसी देश में अलग अलग जगहों पर बोला जाता है, अलग अलग प्रदेशों में बोला जाता है, तो वही भाषा अलग अलग प्रदेशों में अपना रूप थोड़ा थोड़ा बदल लेती है, जिसको हम साधारण शब्द में क्या बोलते हैं कि टोन चेंज हो गया। भाषा वही है, जैसे ही क्षेत्र बदला, जैसे ही प्रदेश बदला, एक ही भाषा है, लेकिन उस क्षेत्र का प्रभाव उस भाषा पर पड़ जाता है, उस प्रदेश का प्रभाव उस भाषा पर पड़ता है और वहाँ टोन चेंज हो जाता है, तो हम उसे ही बोली कहते हैं। हिंदी भाषा की 18 बोलियाँ हैं हमारे देश में, जो हिंदी भाषा बोली जाती है, जिसको हम लोग राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा भी कहते हैं। राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा, एक ही भाषा को हम अलग अलग नाम क्यों देते हैं, ये हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग बोली के बारे में पढ़ेंगे कि बोली क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पर बोली की एक परिभाषा लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। और चलिए इसको एक बार देखते हैं, उसके बाद हम क्लियर समझेंगे। देखिए, मैंने लिखा है कि एक भाषा जब अनेक स्थानों पर बोली जाती है तो उसके स्थानीय रूप विकसित हो जाते हैं। स्थानीय रूप मतलब वहाँ का प्रभाव पड़ जाता है, वो विकसित हो जाते हैं। उसी स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा अलग अलग प्रदेशों में गई तो उस स्थान का प्रभाव उस पर पड़ गया, उसका स्थानीय रूप विकसित हो गया, उसी स्थानीय रूप को हम बोली कहेंगे। अगर हम इसे परिभाषा के तौर पर लिखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को जब हम अनेक स्थानों पर ले जाते हैं, या हम इस तरह से कहते हैं कि जब कोई भाषा अनेक स्थानों पर बोली जाती है। चलिए देखते हैं परिभाषा में, दूसरा परिभाषा हम देखते हैं। जब कोई भाषा अनेक स्थानों पर बोली जाती है, तब उस स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को, उस क्षेत्र में जो भाषा, वही भाषा जब उस क्षेत्र में बोली जाएगी तो उस क्षेत्रीय रूप को स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली कहते हैं, ठीक है। बहुत क्लियर हुआ आपका कि एक ही भाषा है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, वो पूरे भारत में बोली जाती है, अलग अलग प्रदेशों में बोली जाती है, अलग अलग राज्यों में बोली जाती है। तो जैसे हम झारखंड में अगर हिंदी भाषा बोलते हैं तो झारखंडी टोन लेके बोलते हैं। बिहार की हिंदी भाषा जब बोलेंगे तो बिहारी टोन आएगा। यूपी की जब हिंदी भाषा बोलेंगे तो खड़ी बोली हो जाएगी, अवधी हो जाएगी, ब्रज हो जाएगा। इसी तरह से अनेक प्रदेशों में हमारी यही हिंदी भाषा अलग अलग टोन में बोली जाती है, जिसको हम उसके क्षेत्रीय रूप को हम लोग बोली कहते हैं। ये जो क्षेत्रीय रूप है वो कुछ कुछ दूरी पर बदल जाता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये रूप जो है हिंदी भाषा का, जो बोली है, वो अपना रूप चेंज कर लेती है।
एक क्षेत्र विशेष खत्म हुआ, दूसरा क्षेत्र विशेष जब शुरू हो जाता है तो वह हिंदी भाषा अपना स्वरूप चेंज कर लेती है, टोन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जान लेते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि हम अंतर जानेंगे कि बोली, उपभाषा और भाषा में क्या अंतर है। तो बोली तो आप लोगों ने समझ लिया कि क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली में कहीं भी साहित्य नहीं लिखा जाता, कोई पुस्तक नहीं लिखी जाती। ठीक है, वो सिर्फ बोलने, बातचीत करने, अपने बात के आदान प्रदान का माध्यम हो सकती है। उसमें किसी साहित्य की रचना नहीं होती है, कोई काव्य नहीं लिखा जाता, उसे हम बोली कहते हैं। लेकिन जब वही बोली जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, वही बोली उसी टोन के साथ अगर विस्तृत क्षेत्र में बोली जाए, बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगे, तो वो उपभाषा हो जाती है। अभी भी भाषा नहीं बनी, बोली उपभाषा का रूप ले लेती है, अर्थात हम लोग उसको उपभाषा कहने लगते हैं। किसमें? जब वो विस्तृत क्षेत्र में बोले। बस इतना ही अंतर है कि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और उपभाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन अगर किसी उपभाषा में, वही बोली जो विस्तृत क्षेत्र में बोली गई, उपभाषा में अगर कोई साहित्य लिखा गया, किसी लेखक ने, किसी कवि ने, किसी विद्वान ने अगर कोई काव्य या साहित्य लिख दिया, तब वही उपभाषा भाषा का रूप धारण कर लेती है। अब वो ना तो बोली रह जाती है और ना वो उपभाषा रह जाता है, वो भाषा बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें साहित्य की रचना हो चुकी है, इसीलिए वो भाषा का रूप ले लेती है। आप लोगों को समझ में आया बच्चों कि बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली रूप को बोलते हैं और एक उसी के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाले रूप को उपभाषा बोलते हैं, जो कि बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन उसी उपभाषा में अगर किसी साहित्य की रचना हो जाए तो वो भाषा का रूप ले लेती है। ठीक है, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को अभी तक मान्यता प्राप्त मिली है, जिसमें साहित्य की रचना होती है। जैसे एक उदाहरण हम देखेंगे, हम अभी ब्रज भाषा को लेते हैं। आपके हिंदी की पुस्तक में ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हुई हैं, है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रज भाषा भाषा का रूप है। अंतर समझिएगा कि ब्रज भाषा भाषा का रूप है, लेकिन अभी वर्तमान समय में ब्रज भाषा में कोई साहित्य नहीं लिखा जा रहा है। खड़ी बोली हिंदी में साहित्य लिखे जाते हैं, ब्रज भाषा और अवधी में भी साहित्य नहीं लिखे जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान समय में जो ब्रज भाषा है वो भाषा नहीं है, क्योंकि उसमें अभी साहित्य रचना नहीं हो रही है, वो एक बोली है। अवधी भाषा नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में उसमें साहित्य रचना नहीं हो रही है, वो एक क्या है? बोली है ना। हिंदी भाषा है, क्योंकि हिंदी में साहित्य रचना हो रही है। जिन जिन भाषाओं में साहित्य की रचना हो रही है वो सब भाषा की श्रेणी में आते हैं। जिनमें साहित्य रचना अभी नहीं हो रही है वो भाषा की श्रेणी में नहीं आते हैं। तब आपका प्रश्न ये आएगा कि तब हमारी पुस्तकों में कैसे लिखा हुआ ब्रज भाषा में कविताएं, या दोहे या पद कैसे लिखे हुए हैं, ब्रज में तुलसीदास के पद कैसे हमें पढ़ने हैं। तो इसको समझने का एक तरीका ये है कि जब तुलसीदास या सूरदास या कबीरदास किसी ने भी उस भक्ति काल में जब ये रचनाएं रची, मतलब पद, कविताएं, चौपाई, दोहे रचे, तब उस समय ब्रज और अवधी भाषा का रूप थी, क्योंकि उस समय उसमें रचनाएं, साहित्य रचनाएं होती थी, इसलिए उस समय वो भाषा के स्थान पर थी। लेकिन अब चूंकि उनमें साहित्य रचनाएं नहीं होती हैं, इसलिए अब उनको हम बोली के स्थान पर रखते हैं। हमारी हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? 18 बोलियाँ हैं। ठीक है, ये 18 बोलियाँ पूरे भारतवर्ष के अलग अलग प्रदेशों में जहाँ हिंदी भाषी लोग रहते हैं या हिंदी भाषी राज्य है, वहाँ इन बोलियों को बोला जाता है। इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये बोलियाँ जो हैं किस प्रदेश में या किस भारतवर्ष के किस भाग में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो इसे हम एक तालिका के माध्यम से समझेंगे, जिसके लिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ और तब आपको तालिका के माध्यम से समझाऊंगी कि भारत के किस भाग में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि बोली क्या है और बोली का रूप क्या है, जो कि हिंदी भाषा से ही है। भाषा नहीं बदला है, चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ उसी भाषा में अलग अलग बोलियाँ हो गई हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में हिंदी भाषा के अलग अलग रूप विकसित हुए हैं। क्षेत्रीय रूप विकसित हो गए हैं, स्थानीय रूप विकसित हो गए हैं, जिसकी वजह से उनका नाम बोली पड़ा। आशा करूँगी कि मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको
बोली, भाषा और भाषा जो है वो बहुत क्लियर समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं, एक तालिका बनाते हैं। उस तालिका से हम देखते हैं कि हिंदी किन किन प्रदेशों में किन किन बोलियों के माध्यम से बोली जाती है। चलिए तालिका का हम निर्माण करते हैं, एक तालिका बनाते हैं। इसकी तालिका, बोली की तालिका, ठीक है। इसको हम इस तरह से बनाएंगे। इसको हम लोग 5 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में बांटेंगे। ये 5 भाग क्या है? हमारे भारतवर्ष का प्रदेश है। किस प्रदेश में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, जो कि हिंदी भाषा ही है। ध्यान रखेंगे, जितना सब मैं लिख रही हूँ सब हिंदी भाषा ही है, लेकिन प्रदेश चेंज हो जाएगा और वहाँ के स्थानीय रूप के माध्यम से बोली का नाम भी चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पश्चिमी प्रदेश में कौन कौन सी बोलियाँ हैं। तो इसका हम लोग नाम देते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है। 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली जो भारत के पश्चिमी भाग में है। उसके बाद दूसरा है ब्रजभाषा। मैं थोड़ा छोटा लिखती हूँ तो शायद ये दिखेगा नहीं। पहला है खड़ी बोली, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है बुंदेली, चौथा है कन्नौजी, ठीक है, और 5वां है हरियाणवी। 5वां हम लिखेंगे हरियाणवी। मैं इसको तालिका से बना लेती हूँ, ठीक है, ताकि आसानी रहे। 1 2 3 4 और 5, है ना। इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि पश्चिमी हिंदी क्या है, अब पूर्वी हिंदी क्या है। तो यहाँ पहले मैं लिख देती हूँ पूर्वी हिंदी, ठीक है। इसमें कितनी बोलियाँ आती हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में कितनी बोलियाँ आती हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में कितनी बोलियाँ आती हैं, ध्यान रखेंगे, बोलियाँ आती हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में कितनी बोलियाँ आती हैं ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी देखा कि पश्चिमी हिंदी में 5 बोली हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। पूर्वी हिंदी में देखते हैं क्या है। पूर्वी हिंदी में सबसे पहले है अवधी। अवधी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी में आती है। उसके बाद अवधी, और अवधी के बाद है बघेली और छत्तीसगढ़। बघेली जो बोली का रूप है, और छत्तीसगढ़ी। ठीक है। आगे हमारा है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली जो हिंदी है उसके स्थानीय रूप क्या क्या हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें स्थानीय रूप है गढ़वाली, कुमाऊनी, गढ़वाली, कुमाऊनी, और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी और हिमांचली। हाँ, हिमांचली हिंदी जो हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है वो हिमाचली हिंदी। आगे देखते हैं राजस्थानी हिंदी में कितने रूप हैं। राजस्थानी हिंदी हम लोग देखेंगे मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और मारवाड़ी।
मेवाड़ी, मेवाती, हड़ौती और मारवाड़ी, ये 4 बोलियाँ राजस्थानी हिंदी में आती हैं। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये सारी बोलियाँ आती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा यहाँ हम लोग तालिका के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं, 5 बोलियाँ हैं यहाँ पे। उसके बाद पूर्वी हिंदी में 3 बोलियाँ हैं, पहाड़ी हिंदी में भी 3 बोलियाँ हैं, राजस्थानी हिंदी में भी 4 बोली है और यहाँ पर बिहारी हिंदी में भी 3 बोली है। इस तरह से हम लोग काउंट करके भी देख लेंगे कि काउंट करने से कितनी बोलियाँ होती हैं इसमें।